सभी को नमस्कार। आज हम ग्रंथ सूची के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ग्रंथ सूची से तात्पर्य अंग्रेजी के शब्द बिब्लियोग्राफी से है, जो बहुत ही व्यापक है तथा जिसकी किसी निश्चित परिभाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद भी हैं। 1961 में पेरिस में यूनेस्को के सहयोग से इफ्ला, जिसे कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है, की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें इस शब्द की परिभाषा पर विचार किया गया था और सर्वसम्मति से अंत में इस शब्द की व्याख्या भी की गई थी और परिभाषित भी इसे किया गया था। वो इस प्रकार से किया गया, यह कृति या प्रकाशन है जिसमें ग्रंथों की सूची दी गई है। ये ग्रंथों किसी एक विषय से संबंधित हो सकते हैं, किसी एक विषय में प्रकाशित हुए हो सकते हैं या किसी एक स्थान से प्रकाशित हुए हो सकते हैं। यह शब्द ग्रंथों का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन इस अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है। इफ्ला द्वारा स्वीकृत इस शब्द की परिभाषा में 3 मुख्य अर्थ शामिल किए गए थे। उसमें से पहला था ग्रंथ सूची या सिस्टमैटिक या इन्यूमेटिव बिब्लियोग्राफी। दूसरा था ग्रंथ वर्णन, जिसमें था एनालिटिक, डिस्क्रिप्टिव एंड टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफी। तीसरा था ग्रंथ का भौतिक पदार्थ के रूप में अध्ययन अर्थात हिस्टोरोलॉजिकल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, यह है ग्रंथ सूची। इसके अंतर्गत ग्रंथ का बाह्य रूप में प्रत्येक प्रकार का अध्ययन, जिससे ग्रंथ के इतिहास, निर्माण आदि का ज्ञान हो इस प्रकार कागज के निर्माण की विधि, मुद्रण की कला का इतिहास, विकास, चित्रों के मुद्रण की विधि और पद्धतियाँ, ग्रंथ के निर्माण काल के बारे में जाने जाने वाली विधियाँ, प्रक्रियाएं आदि सभी बातें ग्रंथ सूची के शब्द के अंतर्गत आती थी। अच्छा, ग्रंथ सूची जो है उसको एक बिब्लियन पुस्तक थी और उसमें इसे अनुशासन के रूप में उपयोग में लाया था और पारंपरिक रूप में ये भौतिक सांस्कृतिक वस्तुओं के रूप में पुस्तकों की अकादमिक अध्ययन है ये, और इस अर्थ में इसे ग्रंथ विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही में कॉटर और वर्कर ग्रंथ सूची का वर्णन 2 गुना विद्वान अनुशासन के रूप में करते हैं। पुस्तक के संगठित जो सूची होती है या गणितज्ञ जो ग्रंथ सूची होती है और वस्तुओं के क्रमिक वर्णन जैसे वर्णात्मक ग्रंथ सूची के रूप में भी करते हैं। अच्छा, ग्रंथ सूची का अनुवाद व्यापक रूप से किताबों पर अध्ययन, प्रिंटिंग, पुस्तक संग्रह, विभिन्न पुस्तकों और विज्ञान का जिक्र करने के मामले जो कि मूल और इतिहास को स्पष्ट करते हैं और एक विशिष्ट विषय की ग्रंथ सूची का जिक्र करने के मामले में किताबों के भौतिक रूप के अध्ययन के मामले सामने आते हैं और इसमें संकीर्ण अर्थ में भी पूर्ण केवल ग्रंथ सूची ही कहा जाता है। और जब हम ग्रंथ सूची लिखते हैं तो किस प्रकार लिखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जब आप कोई पेपर या बुक लिखते हैं तब उसमें संदर्भ ग्रंथ या बिब्लियोग्राफी को भी सम्मिलित करना जरूरी होता है। एक जो बिब्लियोग्राफी आपके रीडर को आपके द्वारा यूज़ किए हुए सोर्सेज के बारे में बताती है। इसमें आपके द्वारा आपने काम के लिए यूज़ किए हुए सारे
आर्टिकल्स, बुक्स और आपके द्वारा रखे या यूज़ किए हुए दूसरे रेफरेंस की एक पूरी लिस्ट रखी जाती है, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफी को आमतौर पर इन तीनों में से एक कोई भी स्टाइल के फॉर्मेट में किया जाता है। जैसे कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक पेपर्स के रूप में, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटीज पेपर्स के रूप में, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल फॉर सोशल साइंस के रूप में सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमेशा अपने सुपीरियर, फिर चाहे वह प्रोफेसर हो या आप जो बॉस हो या उनसे भी उनके द्वारा पसंद की जाने वाली स्टाइल के बारे में पूछकर इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इस बिब्लियोग्राफी को हम कैसे लिखेंगे? पहला तो क्या होगा कि पेपर के आखिरी पेज को बिब्लियोग्राफी के लिए हम रिजर्व कर देंगे और इसे रेफरेंस टाइटल दे देंगे और हेडिंग के नीचे आप हर उस चीज़ को लिस्ट करेंगे जिसे आपने अपने पेपर में यूज़ किया है, ठीक है। फिर अपने सारे रेफरेंस को लास्ट में नेम से अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि आपको जो लेखक के पूरे लास्ट नेम को और फिर उसके फर्स्ट नेम को, फिर मिडिल, फिर इनिशियल्स को यूज़ करना चाहिए। अगर वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा ऑथर मौजूद हैं तो ऑथर्स के सोर्स पर दिखाए जाने वाले ऑर्डर में लिस्ट करें और फर्स्ट ऑथर को क्या करना है, आपको लास्ट नेम के साथ अपने रेफरेंस में मौजूद सोर्सेस को अल्फ़ाबेटिकली करना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी लिखेंगे। अगर यहाँ पर 7 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो एलिप्स का यूज़ करें। पहले 7 ऑथर को लिस्ट करें, फिर एलिप्स का यूज़ करें। एलिप्स के बाद सोर्स में लिस्ट हुए लास्ट ऑथर का नाम लिखें, ठीक है। इसके बाद आप समान ऑथर्स के सोर्सेस को क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखेंगे। आपके द्वारा लिखे जाने वाले पेपर के टाइटल के हिसाब से आपके पास में एक ही ऑथर के कई सोर्सेस हो सकते हैं। पहले पब्लिश हुए सोर्स के साथ आप शुरुआत करें और फिर बाकी सोर्स को क्रोनोलॉजिकली लिस्ट में कर लें, ठीक है ना। उसके बाद अपने को क्या करना चाहिए, अगर आपके पास ऑथर नेम नहीं है तो आपके पास मौजूद इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें। कभी कभी अमेरिकन जो मेडिसिन्स होती ये अमेरिकन जो मेडिकल एसोसिएशन है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सोर्सेस को पब्लिश किए जा सकते हैं और या फिर उनके कोई ऑथर ही नहीं हो सकता। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑथर है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लें और अगर वहाँ कोई ऑथर नहीं है तो सोर्स के टाइटल के साथ उसकी शुरुआत करें, ठीक है। ये भी समझ में आया। फिर अपन आगे चलते हैं कि हर एक सोर्स की पहली लाइन के बाद हर एक लाइन को इंडेंट करें। ये कैसे करेंगे, अगर आपके पास सोर्स एक से ज़्यादा लाइन ले रहे हैं तो आपको हर एक लाइन में क्या करना चाहिए, 0.5 इंचेस इंडेड करने की ज़रूरत होती है। और जब आप के नेक्स्ट सोर्स का यूज़ करें या नेक्स्ट सोर्स की ओर मूव करें तो पेपर के ओरिजिनल मार्जिन के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। फिर अपने को कैसे लिखना है,
आर्टिकल को साइट करें, आर्टिकल को ऑथर नेम, इसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट, ऑथर नेम के साथ आपको क्या करना है, सॉरी बेटा 2 मिनट आप रुकिएगा। इसमें आपको सबसे पहले ऑथर नेम जो है उसके बाद में ईयर लिखना है, उसके बाद आर्टिकल का टाइटल लिखना है, फिर इटैलिक्स में पब्लिकेशन लिखना है और पब्लिकेशन का नाम लिखना है, वॉल्यूम और फिर इशू नंबर और रेफरेंस किए हुए पेजेस के साथ इसको लिखना होता है। ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान रखनी है वह यह है कि सबसे जो बुक्स को साइड में करना है, बुक्स को साइड करने के लिए क्या करेंगे, आर्टिकल को ऑथर नेम, उसके बाद पब्लिकेशन का ईयर, फिर आर्टिकल का टाइटल, फिर इटालियन टाइटल्स, फिर पब्लिकेशन की लोकेशन और आखिरी में पब्लिशर का नाम होना चाहिए। इसका परफेक्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना होता है। फिर नेक्स्ट आपको लिखना होता है कि वेबसाइट को भी साइट करना होता है। इसमें भी पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, वेब पेज का टाइटल डालेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखने के लिए दूसरे साइटेशन रूल्स के लिए एक भरोसेमंद सोर्स को चेक करें। ठीक है। और इस तरह से आप अपनी पूरी बिब्लियोग्राफी लिख सकते हैं और बना सकते हैं। इसमें जो सोर्स को चेक करने के लिए जो मैंने बोला है, दूसरे साइटेशन रूल के लिए एक भरोसेमंद सोर्स को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एपीएम में आपकी रेफरेंस लिस्ट में सोर्स के साइट करने के कई नियम होते हैं। अगर आप मूवीज़ डिस्टेंशन पर काम कर रहे हैं या ऑनलाइन पीरियोडिक्स पर काम कर रहे हैं, पीरियोडिकल काम कर रहे हैं या दूसरे सोर्स जैसे कि दूसरी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक भरोसेमंद सोर्स का यूज़ करें और फिर है आप उसको वेबसाइट जो है सबसे अच्छा रिसोर्स होता है और उस तरह से आप बिब्लियोग्राफी बना लें। मेरे हिसाब से आपको बिब्लियोग्राफी कैसे बनती है और बिब्लियोग्राफी क्या होती है ये समझ में आया होगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।